हाय गाइस। हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो यस बच्चा पार्टी, जैसा कि आप लोग को पता है यार, इससे पिछला वीडियो हमारा आया था चैप्टर नंबर 1 के ऊपर एमसीक्यूज। कुछ 45-46 क्वेश्चंस के आसपास मैंने वहां पर करवाए थे करीब 1.5 घंटे में। यहां पर भी हम कुछ 50-60 क्वेश्चंस के आसपास करेंगे। टाइमिंग 1.5 घंटे से लेकर 2 घंटे के आसपास का लग रहा होगा। बहुत प्यार से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आप लोगों को काफी ज्यादा मजा भी आएगा, है ना बच्चे पार्टी? तो यार आप लोग अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और मैं एक बारी जरा स्टार्ट करता हूं सेशन को, ठीक है ना? बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आप लोगों का क्या रूल्स क्या रहेंगे हमारे यहाँ पर। रूल्स बहुत ज्यादा बेसिक से है। आपको कॉपी पेन उठाना है, क्वेश्चन आपको दिखता है स्क्रीन पर, आपको उसको लिखना है। मतलब लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको देखना है कि आपको आता है कि नहीं आता है। सो इफ यू नो द आंसर आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। नहीं आता है तो आप वीडियो पॉज करने के बाद फिर जब आप देखोगे तो मेरे आंसर के साथ मैच करोगे। अगर आपका आंसर मैच होता है सो दैट इज आपका एक नंबर मिल गया आपको। नहीं होता है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलते। और जैसे ही हमारी ये क्लास एंड होती है उसके बाद आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आते थे, कितने क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। और यहां से आपको खुद भी आइडिया लग जाता है कि अच्छा ओके, ये वाला ऐसा टॉपिक है जो मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो चलो इस टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। गॉट इट गाइस? सो लेट जस्ट स्टार्ट विद द वेरी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ 6 माइक्रोकुलाम चार्ज from the negative to the positive terminal of a 9 volt battery? क्या बोल रहा है? How much work is required to carry a 6 microcoulomb charge from the negative to the positive terminal of a 9 volt battery? भैया एक बात बताइए, पोटेंशियल आपका 9 वोल्ट है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है यार। तो वर्क डन क्या होगा? क्यूवी होता है कि नहीं होता है? भाई आपको यह बात पता होना चाहिए, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो अगर ऐसी बात है तो वर्क डन बराबर चार्ज आपका 6 × 10⁻⁶ हो गया। और जो मेरा पोटेंशियल है दैट इज 9 वोल्ट। सो इट इज लाइक 54 × 10⁻⁻⁶ जूल। ओके, सो इट इज लाइक 54 × 10⁻⁻⁶ जूल। It is 54 × 10⁻⁻⁶ जूल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चे पार्टी? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों को करना है। आप लोग प्लीज इसका आंसर लिखिएगा और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप दिस इज डन बाय यू ऑल। अगला सवाल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भाई अगर आप किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आ रहे हैं और उस केस में आपको वर्क डन करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज, तो आप सबको पता है कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बता रहा है। तो इससे आपको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन अभी तक याद नहीं था तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। सो यस बच्चों, दिस इज द होल सोल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आपके सामने है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे, है ना बच्चे पार्टी? नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एट अ पॉइंट एट डिस्टेंट आर इज। बट सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाय आर, ये उसका फॉर्मूला है। और यहां पर उसने सिर्फ फॉर्मूला पूछा है। मैं फिर कहता हूं, आप लोगों ने जैसे चैप्टर 1 में भी किया था, तो पहले आप लोग के पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बिल्कुल डिटेल, मतलब बिल्कुल इजी इजी 1 लाइन वाले। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम ऊपर चलते चलेंगे, धीरे धीरे हमारे क्वेश्चन का लेवल भी हम इंक्रीज करते चलेंगे, धीरे धीरे टाइमिंग भी इंक्रीज करते चलेंगे। अभी एक क्वेश्चन सिर्फ एक मतलब बारी में हो रहा है, तो अब धीरे धीरे क्वेश्चंस में टाइम लग रहा होगा, धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे और आपको मजे भी आ रहे होंगे। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ सकते हैं बच्चे? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकुलाम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज। बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा इजीली कर लेगा। बताइए, आप लोग करके दिखाइए एक बारी। सिंपल है यार, पॉज करिए, आंसर मैच करिए। पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाय आर। एक पोटेंशियल है, एक देखिए के क्या है? 9 × 10⁹। बस यूनिट कन्वर्जन में गलती मत करना, बाकी तो आपका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। और आर क्या बोल रहा है? 9 मीटर है। सो 9 से 9 काटो, 9 की पावर 9 - 6 3 और 2 5, तो 10 की पावर 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर।
10 की पावर 5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चे, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आई होप दिस इज वेरी क्लियर, है ना? सो 10 की पावर 5 इज द करेक्ट आंसर। 4 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अब तक, कुल मिला के 5 मिनट की क्लास में हम 4 क्वेश्चन के आसपास अभी तक कर चुके हैं, ठीक है ना? अगला सवाल क्या बोलता है? बोलता है सर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ऑफ रेडियस। देखिए एक न्यूक्लियस है बच्चे, एक न्यूक्लियस है, ठीक है ना? एक न्यूक्लियस है जिसका Z दे रखा है 50, ठीक है ना? यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 50, और उसका जो रेडियस दे रखा है वो आपको 9 इंटू 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको पोटेंशियल बताना है। मैं जरा आप लोगों से टेस्ट करना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन में कौन बच्चा किस लेवल तक, क्या एक्सटेंड तक सोच पा रहा है। तो इसलिए मैं जरा इसको 30 सेकेंड वेट कर रहा हूं सॉल्व करवाने में। देखते हैं आप लोगों से कितना बन पाता है, आप लोग कितना इसको कर पाते हैं। लेट्स सी बच्चा पार्टी, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। देखिए आप लोग को ये बात पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू बाय आर होता है, सही है? आर दे रखा है, के दे रखा है, बट यहां पर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस है बोल रहा है जिसका Z 50 है, तो यार चार्ज ऑफ दैट न्यूक्लियस इज ZE, है ना भाई? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन का चार्ज इनटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन पे चार्ज प्लस E होता है, सो 50E। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए V बराबर K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 लग जाएगा, Q की जगह 50 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लग जाएगा। एक और बड़ी गड़बड़ जो यहाँ पर बच्चे करते हैं वो ये है कि 9 इंटू 10 की पावर 13 तो लिख लेते हैं -13, लेकिन सेंटीमीटर में है, -2 लिख के मीटर में कन्वर्ट नहीं करते इसको। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और आपके पावर्स में गलती हो जाती है। तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 16 80 8 80 इंटू, देखिए 9 और -19 तो 10 की पावर -10 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर 5, 80 इंटू 10 की पावर 5, या 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट, या फिर 8 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इधर इट इज 80 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट, या फिर 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ योर 5th क्वेश्चन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। बस अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होने लगेगा, धीरे धीरे अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस खत्म होके न्यूमेरिकल्स वाले भी आएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। बताइए बच्चों, यहां तक क्लियर है? अगला सवाल बोल रहा है यार एट अ पॉइंट ए देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 वोल्ट। एक पॉइंट ए पर 500 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है और पोटेंशियल डिफरेंस 3000 वोल्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्ज एंड ए इज। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 500 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, ठीक है ना? और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको 3000 वोल्ट दे रखा है। यूं तो मैं आपको बता दूं कि E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dr, या फिर E इज इक्वल्स टू V/d होता है, या V/r। तो आपको जो है ना डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस को आप V/e लिख सकते हो। ये कहां से आया ये वाला फॉर्मूला? ये यहां से आया ना, देखो E इज इक्वल्स टू KQ/r² और V इज KQ/r। तो जब आप V को E से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका KQ/r इंटू इसका रेसिप्रोकल R²/KQ लग जाएगा, तो यहां से सिर्फ R आएगा, तो इसलिए R बराबर V/e हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर V कितना है 3000 और E कितना है 500, ठीक है ना? तो डिस्टेंस हो गया आपका 6 मीटर। तो डिस्टेंस हो गया आपका 6 मीटर। बात समझ में आ रही है? डिस्टेंस कितना हो गया बच्चे आपका 6 मीटर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। डिस्टेंस कितना हो गया आपका 6 मीटर। मेरे हिसाब से ये कहानी क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चे पार्टी, गॉट इट गाइस? पक्का? चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? बहुत बेसिक सी बात है यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और वो इसी के सेंटर पे आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है, वो आपसे इसी के सेंटर पे पोटेंशियल पूछ रहा है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे इसी के सेंटर पे पोटेंशियल? देखिएगा एक बारी, प्लस KQ/r,
then minus kq by r, then again plus kq by r, then again minus kq by r, है ना? मतलब बेसिकली इट इज बेसिकली आपका प्लस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। अगर नेट पोटेंशियल देखोगे तो उस पॉइंट पे सभी की चार्जेस की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, देन माइनस के क्यू बाई आर, देन प्लस के क्यू बाई आर। देख पा रहे हो? तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर तो जीरो ही आंसर आ गया, ठीक है ना? सो दिस इज दी वेरी वेरी क्लियर आंसर फॉर यू, है ना? 10वें या 11वें क्वेश्चन से अच्छे अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक तो बेसिक आपके, देखिए मैंने ये जो आपको सीरीज चला रखी है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके अंदर मैं सच बता रहा हूं आपको, एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी लाइन वाइज उठाया गया है और एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चंस लिए गए हैं और आपको बहुत अच्छे से उसको समझाने की कोशिश करी गई है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं और फिर एक बार एनसीईआरटी खोलते हैं ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि अच्छा ओके, एनसीईआरटी में तो ये वाकई में ऐसे पूछा गया था। अगला सवाल क्या बोल रहे थे कि ये एक एनसीईआरटी का ही ग्राफ है। ये बोलता है कि यार V और E का कर्व है R के साथ, कौन सा ग्राफ करेक्टली शोन, मतलब कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये याद रहता है कि अच्छा चलो सर हमें तो पता है B इज द करेक्ट आंसर, बट एक्चुअल में उनको इसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता कि भाई क्या है। बहुत बेसिक सा लॉजिक है यार, आपको पता है। देखिए V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर होता है एंड E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। जब R आपका 1 होता है ना बच्चे, तब आपका V भी के क्यू होता है, E भी के क्यू होता है, यानी V बराबर E होता है। यानी एक ऐसा पॉइंट आता है पूरे ग्राफ में जिसमें V और E दोनों आपस में बराबर होते हैं जब आपका R 1 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उससे पहले ऊपर वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है क्योंकि वो आर स्क्वायर से इनवर्स हो रहा है, ठीक है ना? तो इसलिए नीचे आ जाएगा और V वाला ग्राफ नीचे था, फिर वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद ऊपर चला जाएगा, फिर वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद ऊपर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये आपके दोनों ग्राफ हो गए V और E के। इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। देखो अक्सर बच्चे मुझसे ये बोलते हैं कि सर जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो हमें एक्चुअल में तरीका ही नहीं समझ में आता, हमें ये पता ही नहीं चलता कि सोचना कैसे है। तो उसके लिए आपको बार बार अप्रोच, बार बार आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। जैसे ही आप बार बार कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तब जाके आपको चीजें समझ में आती है। आप सोच रहे हो पहले ही दिन से आपको चीजें समझ में आने लग जाए, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो पहले दिन से चीजें नहीं समझ में आएगी, इसलिए आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से आपको यहां पर जोर दे रहा हूं, नॉट ट्रू बोल रहा है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो नॉट जरूर पढ़िएगा। आई नो पेपर में प्रेशर होता है, अभी आपको लगता है नॉट तो इजीली पढ़ ही लेंगे, नॉट इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बट पेपर में अक्सर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो भूल जाते हैं। मैंने कल की क्लास में भी बताया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू बोल रहा है। बोल रहा फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वैल्यूज एज 1 बाय आर। बिल्कुल सही है यार, ये बात आपकी सही होती है। पोटेंशियल आपका के क्यू बाय आर है, तो ये वाला तो ट्रू है, सही है। फॉर अ डाइपोल द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर। यार V बराबर के पी बाय आर होता है, तो पोजीशन वेक्टर पे भी डिपेंड करता है और डाइपोल मोमेंट पे भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज एज 1 बाय आर एट लार्ज डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरीज एज 1 बाय आर स्क्वायर। एक मिनट, अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल बोल रहा है ना, ये गलत हो गया। देखिए ये तो ठीक है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना? E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल वेरीज एज 1 बाय आर। अभी तो बताया कि V जो होता है वो आपका के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो जब V आपका के पी बाय आर स्क्वायर होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो 1 बाय आर से वेरी नहीं करता, आर से वेरी करता, वो 1 बाय आर स्क्वायर से वेरी करता है। समझे भैया? V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर हो गया, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा में वो कह रहा है कि डाइपोल से अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो वो P पे भी डिपेंड कर रहा है, R पे भी डिपेंड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। तीसरे में कहता है अभी फॉर्मूला ऊपर ही लिख दिया भाई, V इज इक्वल्स टू के पी बाय आर स्क्वायर, है ना? तो वो आर स्क्वायर से इनवर्स है, ये 1 बाय आर का बता रहा है, तो ये गलत हो गया। और कह रहा है फॉर अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरीज एज 1 बाय आर स्क्वायर। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है यार, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर होता ही होता है। गॉट इट गाइस? तो ये 9th क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया। 10वां सवाल क्या बोल रहा है?
कह रहा है यार दो पॉइंट चार्जेस है, एक +10 माइक्रोकुलाम का, एक -10 माइक्रोकुलाम का, दे आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है जी। इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स लाइंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। इसके कहने का मतलब ये है बच्चे कि अगर ये ए बी है, ये दो पॉइंट्स है ए बी, एक पे आपका 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज रखा हुआ है, एक पे आपका -10 माइक्रोकुलाम, यानी डाइपोल बना दिया इसने, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। और अब बोल रहे हैं यार यहां पर ना दो पॉइंट्स है भाई, P और Q, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकुलाम फ्रॉम P टू Q। भाई अब वो कह रहा है, थोड़ा सा सेंटर में बना देंगे इसको, अब वो कह रहा है कि यार एक चार्ज है, उसको P से Q की तरफ को लेकर जाना है, कौन सा चार्ज है, 5 माइक्रोकुलाम का। कैसे करोगे आप, कैसे सोचोगे आप इस क्वेश्चन को? भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि V एट इक्वेटोरियल पॉइंट तो जीरो होता है, V एट इक्वेटोरियल पॉइंट जीरो होता है डाइपोल के लिए। एक कोई भी डाइपोल है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पोटेंशियल जीरो होता है। तो यहाँ पर Vp भी जीरो है, यहाँ पर Vq भी जीरो है, तो इसका मतलब वर्क डन तो क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, Vp माइनस Vq, है ना। तो आपने क्या बोला, चार्ज इंटू जीरो, क्योंकि पोटेंशियल जीरो हो गया, तो आपका उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन के अलोंग ले जाने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम P टू Q which is the perpendicular bisector of that dipole, or I can say which is the equatorial point for that dipole, is zero because potential at the equatorial point is zero, तो इसलिए work done on taking charge from one point to another is zero. आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, ये चीज क्लियर है आपको? आगे बढ़ सकते हैं बच्चे। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एन स्मॉल मेटल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू V वोल्ट ईच। देखिए ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अक्सर ये आपका हर एक एग्जामिनेशन में मैंने देखा हुआ है लगभग, चाहे जेई बोलो, चाहे नीट बोलो, चाहे बोर्ड्स बोलो, चाहे सीयूईटी बोलो, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। बोला एन स्मॉल मेटल ड्रॉप्स है सेम साइज के, they are charged to V volt each। अच्छा, if they coalesce to form a single large drop then its potential will be। देखिए बच्चे, जब ऐसे कोलिस वाले बात आते हैं, मैंने आपको चैप्टर 1 में भी ये कराया था, कोलिस मतलब क्या होता है कि उनका वॉल्यूम जो है ना वो आप बराबर करते हैं, जो बड़े वाला चार्ज बनता है उसका और जो छोटे वाले चार्जेस का वॉल्यूम होता है ना उसको आप बराबर रखते हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद आप चीजों को करने की कोशिश करते हैं। सो आई विल सजेस्ट, आई विल से दैट, यहां पर देखो बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है बच्चे, बड़े वाले का वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, बात समझ में आ रही है। एक स्मॉल एन एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स है और एक स्मॉल वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है। आपने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ बिगर चार्ज को वॉल्यूम ऑफ एन स्मॉल ड्रॉप्स के बराबर कर दिया, बड़े वाले चार्ज के वॉल्यूम को एन स्मॉल ड्रॉप्स के वॉल्यूम के बराबर कर दिया आपने। तो अब अगर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं तो इससे ये इजीली कैंसिल आउट हो गया। सो आई विल से आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन आर क्यूब, आई विल से आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन आर क्यूब, और यही से जब मैं अंडर क्यूब लूंगा तो आर हो जाएगा एन की पावर 1/3 इंटू आर, है या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अंडर क्यूब जैसे अंडर रूट होता पावर हाफ, तो अंडर क्यूब पावर 1/3, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर एन की पावर 1/3 इंटू आर बन जाएगा। अब कह रहा है कि यार अगर छोटे वाले का पोटेंशियल V है तो बड़े वाले का क्या होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो V किसके बराबर है, के क्यू बाय आर के, ध्यान से देखना V किसके बराबर है, के क्यू बाय आर के, तो भैया V बिग क्या होगा, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। सर कैपिटल क्यू क्या है, एन चार्जेस है तो एन क्यू, और कैपिटल आर आपको दे ही दिया गया एन की पावर 1/3 इंटू आर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। सो यू विल से दैट दिस इज के इंटू एन क्यू बाय एन की पावर 1/3 इंटू आर। इसको इजीली आप लिख सकते हो एन की पावर 1 में से ये नीचे वाला पावर माइनस हो जाएगा, के क्यू बाय आर, ये तो V है, सो दिस इज एन की पावर 2/3 इंटू वी। तो जो बड़े वाले का पोटेंशियल होगा वो एन की पावर 2/3 इंटू वी होगा। सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। इस तरीके के क्वेश्चन, ये एक जनरल केस मैंने आपको कराया, इसके ऊपर बिल्कुल डिट्टो यही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आप इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करिएगा फिर आगे बढ़ेंगे बच्चे। हाँ जी बच्चा पार्टी, वेटिंग फॉर यू ऑल टू नोट दिस डाउन।
सही है बच्चे। इसी के बिहाफ पे ये एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं आप लोग को इसको करने के लिए बोलूंगा। सेम कॉन्सेप्ट है, सब कुछ सेम है। बोल रहा है अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ मर्करी हैविंग अ पोटेंशियल 2.5 वोल्ट is obtained as the result of merging 125 droplets. The potential of a constituent droplet would be. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको पॉज करिए, पहले आप इसको लंबे तरीके से करिए, फिर आप सीधा फॉर्मूले से करिए, दोनों से आपका आंसर आ जाना चाहिए। आपको आपका अप्रोच, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ जी बच्चों, तो आप बड़े तरीके से करेंगे, बट मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूं। वी बिग क्या था, n की पावर 2/3 इंटू वी स्मॉल। अब यहां पर देखो, पोटेंशियल 2.5 वोल्ट है और वो कह रहा है ये बना हमारा 125 ड्रॉपलेट से, तो एक ड्रॉपलेट का पूछ रहा। तो यार ये ना बहुत सारे बच्चे इसको स्मॉल को 2.5 मान लेते हैं। ये कह रहा है 2.5 टोटल पोटेंशियल बना है 125 ड्रॉपलेट्स के मिलने से, तो n की जगह 125 लिख सकते हैं, 2/3 इंटू वी, और आई कैन से 2.5 इज इक्वल्स टू, इसको आप 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2/3 इंटू वी, 3 से 3 कटा, 2.5 बराबर 5 का स्क्वायर 25v, सो v इज 2.5 बाई 25, यानी ये आपका हो जाएगा 1/10 विच इज 0.1 वोल्ट। यानी एक ड्रॉपलेट का पोटेंशियल 0.1 वोल्ट है, तभी तो 125 ड्रॉपलेट मिलकर आपका 2.5 वोल्ट का पोटेंशियल बना पा रहे हैं। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से ये बात आप सभी बच्चों को समझ में भी आ रही होगी और आप सभी बच्चे इसका आंसर भी कर पा रहे होंगे। बोलिए बच्चा पार्टी, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों को? क्या इसमें तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? यस और नॉट गाइस? आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल आर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड अ चार्ज्ड स्फेरिकल शेल आर। एक चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर कोई भी एक चार्ज्ड शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और पोटेंशियल आपका कांस्टेंट होता है। फिर से बता रहा हूं, अगर कोई भी एक चार्ज्ड शेल है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और आपका जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना? तो अगर ऐसी बात है तो आप ये कहेंगे कि E 0 है बट V नॉन जीरो है, क्योंकि V कांस्टेंट है तो V जो सरफेस पे है वही आपका सेंटर पे है, तो सर E 0 है और V नॉन जीरो है। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये रहा आपका सवाल। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। ये पॉइंट्स मैं आपको बड़ा क्लियर कर देता हूं कि ये क्या लिख रहा है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा ब्राइट है। ABCP बोल रहा है सर एक सर्कल है, ठीक है ना, और एक होलो कंडक्टिंग स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है ना, प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज। ये जो पी पॉइंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। अब वी ए वी बी वी सी जो है ना वो ए बी सी का पोटेंशियल है। तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, वी सी इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी सी, वी ए इज ग्रेटर देन वी इज इक्वल्स टू वी सी वी बी से बड़ा है, वी सी से बड़ा है, वी बी से बड़ा है, या वी सी के बराबर है। भाई बड़ी ध्यान से बात है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि भैया आपका किसी भी कंडक्टिंग स्फेयर में, होलो शेल में, वी एट सरफेस इज इक्वल्स टू वी एट सेंटर, वी एट सरफेस इज इक्वल्स टू वी एट सेंटर। ये मैंने आपको अभी बताया, बट यहां पर सेंटर की बात ही नहीं करी जा रही है, यहां पर तो सरफेस की ही बात करी जा रही है। तो भाई जो यहां पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा। बहुत बड़ी सिंपल सी बात है यार, दोनों सरफेस पे पॉइंट्स है, सरफेस पे ही दोनों पॉइंट्स है, और सरफेस पे आपका वर्क डन भी 0 होता है, मानी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है एक हिसाब से। इक्विपोटेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स का मेरा पोटेंशियल बराबर है, दोनों पॉइंट्स का मेरा पोटेंशियल सेम है। हाँ जी बच्चे पार्टी,
क्लियर है बेटा? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अगले सवाल पे चलेंगे। अब ये जो है ना, ये आपको ग्राफ एनसीईआरटी से उठाना है, ठीक है ना, चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर, और ये पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा, नई वाली में नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नेट पे काम करिए और ये ग्राफ के बारे में समझने की कोशिश करिए। कमेंट में मुझे बताइएगा, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम इसके ऊपर एक 2 मिनट की वीडियो लाके और आपको करवा रहे होंगे। बट आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये आपको समझ में आता भी है कि नहीं आता है। गॉट इट गाइस? अगला सवाल आपके सामने है, बोलता है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ होलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस इज 70 वोल्ट। क्या बोलता है? द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इफ होलो मेटालिक स्फीयर of radius 10 centimeter is charged such that potential of its surface is 70 volt। भाई बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि V at surface is equals to V at center, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही सेंटर पे पोटेंशियल है, मानी 70 वोल्ट ही रहेगा। सरफेस पे 70 है तो सेंटर पे भी 70 ही रहेगा। फिर से देखिए, सरफेस पे 70 है तो सेंटर पे भी 70 ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो हाय ना, बोलो हाय ना बच्चे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चा? तो मेरे हिसाब से ये चीज तो आपको क्लियर हो गई। अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है? द पोटेंशियल ऑन द होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इज 1000 वोल्ट, देन पोटेंशियल एट 1/4 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, पॉज करिए, पहले आप ट्राई करिए। जब आपसे बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आंसर मैच करिए क्या है क्या नहीं है। आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। देखिए, बोला एक आपका होलो स्फीयर है, रेडियस 1 मीटर है, उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो तो आपका 1000 वोल्ट है। भैया दिस इज 1000 वोल्ट। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब वो कह रहा है दूरी जो है 1/4 सेंटर से, सेंटर से 1/4 दूरी, मतलब कहीं ना कहीं यहां पर इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? तो यार इस पॉइंट पे भी तो पोटेंशियल 1000 वोल्ट होगा। मैंने कहा सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है भाई। होलो शेल में सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। अगर आपने इस आर को 1/4 लिया तो भी बात एक ही है, सेंटर पे लोगे तो भी एक ही बात है। मतलब सेंटर से लेकर सरफेस तक आप कोई भी पॉइंट ले लो अंदर, पोटेंशियल आपका सरफेस के बराबर ही रहेगा। सरफेस पे 1000 तो 1/4 मीटर पर भी 1000। आपको पिछले ही क्वेश्चन जैसा है ये, बस थोड़ी सी भाषा में कंफ्यूजन थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन देना था आपको। उसने बोला रेडियस 1 मीटर है, सरफेस पे 1000 वोल्ट है, तो बाकी बता दो। तो मैंने देख लिया भाई, सरफेस पे 1000 है तो सेंटर से लेकर सरफेस तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही रहता है, तो आप उसको भी 1000 वोल्ट के हिसाब से ही आंसर कर रहे होंगे। गॉट इट गाइस? आई होप आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि हम पिछले 28 से 29 मिनट में सॉरी गाइस, वो चीख आती है ना पहले निकली नहीं फिर बाद में निकल गई। हाँ, तो 29 मिनट में हम शुरुआत भी कर चुके क्लास की, थोड़ी बहुत बातचीत भी कर रहे हैं, मैं समझा भी रहा हूं, और हम कुल मिला के 17 क्वेश्चन भी कर चुके। हाँ, थोड़े से अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें टाइम लगता है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज -5x + 3y + √15z, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं और फिर खुद से ट्राई करने के लिए 2 मिनट देता हूं। आपने कहा E बराबर -∂V/∂x आई कैप, याद होगा आपको शायद, -∂V/∂y जे कैप, -∂V/∂z के कैप। अगर ये आपको याद है और आपसे बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो फिर मैं कराऊंगा। बट पहले आप लोग कोई भी क्वेश्चन को देख के ये मत कहिए कि हमसे नहीं बनता है। देखो बच्चे, हमारी आज के टाइम की प्रॉब्लम क्या बन गई है? हमारे आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही बन गई है कि हम लोग क्वेश्चन को देखते ही उसको सॉल्व करने से पहले ही घबरा जाते हैं। वी बी लाइक ओ शिट, ये तो नहीं बन रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, बुक अब हमारे सामने होती है या फिर यूट्यूब है या फिर गूगल है, और फिर हम लोग उसको गूगल करने की कोशिश करते हैं। वहां पे हम ये बात को बिल्कुल भूल जा रहे हैं कि यार ये यूट्यूब के शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के रील्स के थ्रू हमारा जो फोकस है वो इतना ज्यादा कम हो गया है, हमारा जो फोकस है वो लिटरली इतना ज्यादा कम हो गया है कि हम लोग जो है ना
अब एक क्वेश्चन को करने के लिए भी 10 से 15, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट वेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको दोबारा ट्राई करना ही नहीं चाहते हम लोग। हम ये चाहते हैं कि भाई सवाल पहली बारी में बने। यार वो बहुत मुश्किल है यार, नया सवाल है, टाइम लगेगा। तो आप उसको बार बार करिए। एक बार नहीं बना, फिर कुछ टाइम बाद फिर करिए, नहीं बना, फिर कुछ टाइम बाद फिर करिए, फिर भी नहीं बना तो फिर सोल्यूशन मत देखिए, टीचर से जाके पूछिए, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। वो जब अप्रोच के साथ समझाएगा तो पूरे चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। हाँ, सोल्यूशन के साथ करोगे तो पूरे चांसेस है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा, वो क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बनने वाला है। गॉट इट गाइस? ठीक है ना? तो यहां तक की कहानी थी भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है -5x + 3y + √15z। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखिएगा। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ना, इसका मतलब ये है कि x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी y और z इसके लिए कांस्टेंट होगा। y के लिए x और z कांस्टेंट होगा, z के लिए x और y कांस्टेंट होगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, -del/del x। अब v की जगह आप सिर्फ -5x कर दो, बाकी का तो वैसे भी 0 हो जाने वाला है। ठीक है ना? -5x प्लस बचा, या माइनस है यहाँ पर, -del/del y ऑफ v की जगह इसके लिए 3y कर दो और ये j कैप कर दो, -del/del z और v की जगह इसके लिए √15z कर दो और इसको k कैप कर दो। ठीक है ना? ये ऐसे आ जाएगा आपका। सर x y क्यों नहीं लिया? उसका एक ही कारण है बच्चा, x वाले के लिए y और z कांस्टेंट है, y वाले के लिए x और z कांस्टेंट है, z वाले के लिए x और y कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपको पता ही है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, del x/del x 1 हो जाएगा तो +5 कैप, -3 del/del y तो ये j कैप हो जाएगा, -√15 k कैप हो जाएगा। ये आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आ गया। पर उसने आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड के लिए √a² + b² + c² होता है 11th क्लास के वेक्टर से जब हम इसको देखते हैं। सो दिस इज लाइक √5 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में -√15 का स्क्वायर। है ना? है ना? दिस इज लाइक रूट में 5 5 25, 3 3 9 प्लस 15, 40 49 हो गया ये, √49 हो गया ये, √49 हो गया ये, और √49 तो 7 होता है। सो यस गाइस, 7 इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड था वो 7 है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है, आई होप ये चीज आपने कर ली, आपको समझ में भी आ रही है और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। तो यार इस तरीके के क्वेश्चंस देखिए, ये जो सीरीज है ना, इससे मुझे पता है आप लोगों का बहुत बढ़िया बेनिफिट किस बात से है कि इस वीडियो को अगर आप नहीं देखते तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते। अब क्या है, एटलीस्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आपको लग रहा है ओके अच्छा चलो ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना था अब बन गया, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से आप आगे आगे बढ़ते चलेंगे और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी बनते चलेंगे और आप क्वेश्चंस के आंसर कर भी रहे होंगे। गॉट इट गाइस? क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? क्या मेरी यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी बच्चों को? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल क्या है, ये पूछ रहा है। आपको बता दूं बच्चे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। So the angle between electric field and equipotential surface is always 90 degree. इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, एंड दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री ऑलवेज। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, है ना बच्चे? अगला क्या बोलता है? इन अ सर्टेन रीजन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, the equipotential surfaces associated with this field will be. In a certain region, a uniform electric field exists along x direction. The equipotential surfaces associated this field. अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन के अलोंग है तो x के परपेंडिकुलर वाला प्लेन कौन सा होगा? YZ। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन के अलोंग है तो इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन कौन सा होगा? YZ। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। सो यस, आई विल से दैट इक्विडिस्टेंट प्लेन्स पैरेलल टू YZ। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाई आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में परपेंडिकुलर है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है तो उसी के परपेंडिकुलर वाला प्लेन आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस का प्लेन होगा, व्हिच इज YZ। बड़ी सिंपल सी बात है ना बच्चे? क्लियर है यहां तक? बिल्कुल
20 सवाल कर चुके हैं हम अब तक। 21वां सवाल क्या बोलता है? इफ वी कैरी अ चार्ज वंस अराउंड एन इक्विपोटेंशियल पाथ द वर्क डन बाय चार्जेस। अरे भैया इक्विपोटेंशियल पाथ का मतलब क्या है? इक्विपोटेंशियल पाथ का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल बोला बोला एक पॉइंट का पोटेंशियल दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर है, तो डेल्टा वी जीरो हो गया और वर्क डन होता है क्यू इंटू डेल्टा वी विच इज अगेन जीरो। तो इसका मतलब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जब भी अगर कोई बोलता है कि मुझे किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल पाथ के अलोंग लेकर जाना है, सो आई विल से इन दैट केस वर्क डन विल बी जीरो। अगर मुझे किसी भी चार्ज को इक्विपोटेंशियल पाथ के अलोंग लेकर जाना है, सो आई वुड सजेस्ट कि आपका जो वर्क डन है दैट इज गोइंग टू बी जीरो, यानी जो मेरा वर्क डन होगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगला क्या बोलता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, प्रोटॉन का जो मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1840 टाइम्स है। इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, पोटेंशियल जो है वो 1 किलो वोल्ट है, मानी 10 की पावर 3 वोल्ट है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन? काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जरा ध्यान से देखिएगा भाई, जरा ध्यान से देखिएगा। मास से कोई लेना देना नहीं है, आपको कंफ्यूज कर रहा है भाई। काइनेटिक एनर्जी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ना, वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इनटू पोटेंशियल। ऐसा क्यों भैया? काइनेटिक एनर्जी बोलो, वर्क डन बोलो, कल के क्लास में भी बताया था, कल वाले चैप्टर में क्वेश्चंस में भी। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बराबर होता है, पोटेंशियल आपका किलो वोल्ट है, तो आप इसको नहीं लिख सकते 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको नहीं लिख सकते 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बार बार उसने 1840 दिया और ऑप्शन में भी 2 बार 1840 दे दिया, तो आपको 1 सेकंड में उसने कंफ्यूजन में डाल दिया कि भैया यहां पर मेरा आंसर क्या बन रहा है, कहीं यहां पर मेरा आंसर गलत तो नहीं बन रहा है। हाँ जी बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा और आप कर भी पा रहे होगे इसको, है ना बच्चा पार्टी? क्लियर है यहां तक? अगला सवाल क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट सो दैट इट एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ इतना, द वैल्यू ऑफ E बाय m ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको पहले सारी चीजें गिवन लिखनी होती है। इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल ऑफ 200 वोल्ट, मानी पोटेंशियल 200 वोल्ट है, ये वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल है। इट वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपको 8.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। सही है। वैल्यू ऑफ E बाई एम। अब आप सोच रहे होगे सर कैसे करूं, किस तरीके से करूं? कुछ नहीं करना है, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज E इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, है ना? है ना? तो काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv² बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। सही बोल रहा हूं? आपको तो E बाई एम का रेशियो चाहिए ना, इसको बाहर डिवाइड करो, इसको इधर, तो v²/2 इंटू कैपिटल V इज इक्वल्स टू E बाई एम। v²/2 इंटू कैपिटल V इज इक्वल्स टू E बाई एम। तो सर v² का फॉर्मूला डालो यहां पर, 8.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पोटेंशियल आपका 200 हो जाएगा, है ना? सो 2 से ये आपका गया 4.2, 2 से ये आपका गया 2.1, 2 0 से ये आपका गया 4 हो जाएगा। सही है। सो अल्टीमेटली इट इज 2.1 इंटू 8.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4 और 6 10 हो जाएगा। सही है भैया? सही है बच्चे? अब आप या तो आप पावर से देखिएगा, बट पावर्स में एक्चुअली सब में 12 12 11 ही है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। सो 84 को 21 से करेंगे तो 1 4 1 8 8 2 4 8 2 8 16 4 6 7, तो ये आपका हो जाएगा 17.64 इंटू 10 की पावर 10 या फिर 1.76 इंटू 10 की पावर 11। सो ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। इसमें दूसरी कोई बातचीत ही नहीं है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको कुछ नहीं करना था, आपने सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के दूसरे फॉर्मूले से इक्वेट मार दिया। आपने सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के दूसरे फॉर्मूले से इक्वेट मार दिया और आपने यहां पर इनके आंसर्स में आंसर लिख दिया। बोलो बच्चों, आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ सकते हैं। अगला सवाल, ये ग्राफ आपको होमवर्क देता हूं। ग्राफ क्यों होमवर्क दे रहा हूं? उसका कारण यही है कि भाई फॉर्मूला यही है आपका 1/2 mv² बराबर EV। अब जरा सोचो,
और क्योंकि क्या है ना, अब मैं आपको ग्राफ पे टिक करवा दूंगा तो आप इस पे टिक कर दोगे, लेकिन जब मैं आपको बोलता हूं ना कि यार एक बार एनसीईआरटी से कर लेना, तो अगर कोई ग्राफ आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसकी बेसिक तक जाने की कोशिश करते हो, आप समझते हो कि भाई ये V और ये V का ग्राफ कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा और कैसे बनता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसको आप एज अ होमवर्क ले सकते हो ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए, है ना बच्चों। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन ये वही ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स वाला क्वेश्चन है, ये वही वाला क्वेश्चन है। E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप और माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये वही वाला क्वेश्चन है। अब आपको वीडियो को पॉज कर देना है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। यहां पर आपसे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द चार्ज व्हेन इट रीचेस द पोटेंशियल पोजीशन x इज इक्वल्स टू 2d, है ना। आपको एनर्जी मानी वर्क डन पूछ रहा है, और वर्क डन देखिए, एनर्जी बोले चाहे वर्क डन बोले, हिंट दे रहा हूं, चाहे वर्क डन बोले, ये आपका चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको ये फॉर्मूला होता है, तो अगर E बराबर माइनस डेल वी बाई माइनस डी वी बाई डी आर भी होता है, अगर ऐसा होता है माइनस डी वी बाई डी आर भी होता है सिर्फ, तो आप ये भी कह सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई इंटू डी आर, भैया माइनस होता है ना, तो माइनस ई इंटू डी आर या माइनस ई डॉट डी आर, है ना, ऐसा लिख सकते हैं ना, माइनस ई डॉट डी आर, वी इज द इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर। तो पहले आप यहां से V निकाल लोगे और फिर उसको आपका चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इंटीग्रेशन में जब लिमिट लगाओगे तो वो 0 से 2d तक हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आने के पूरे पूरे चांसेस है। वीडियो पॉज करिए, एक बार आप खुद से ट्राई करिए, अच्छा सवाल है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इससे आप पहले पोटेंशियल इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे, फिर एनर्जी या वर्क डन के लिए चार्ज इनटू पोटेंशियल कर देंगे, इजी आंसर आएगा। पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। आइए मैं करवाता हूं, देखो मैं करवा रहा हूं आपको, बट पहले आप खुद से करो। देखिए कमेंट में भी मुझे बताओ कि आपका आंसर मिला कि नहीं मिला, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर मैं तो करवा ही रहा हूं आपको, अभी आप मेरे साथ तो कर ही रहे हो, है ना बच्चा पार्टी। हाँ, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके आंसर को स्टार्ट करने के पहले इस बारे में समझे, तो ये तो आप समझ ही गए हैं। तो यार V आपको मिल गया माइनस ई डॉट डी आर, सही है बच्चे, इसका इंटीग्रेशन आई विल से दैट माइनस, अब E की जगह ई नॉट तो कॉमन ही ले लो बिल्कुल ही, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई डी इंटू डी आर बोले डी एक्स बोले एक ही बात है ना, एक ही बात है, ठीक है ना। और प्लस 3x स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2d तक, क्योंकि वो 2d बोल रहा है, 0 से 2d तक। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर बिल्कुल समझ में आ रही है। माइनस ई नॉट, ठीक है, यहां पर देखिएगा आपका ये d बाहर आ जाएगा, 2 बाई डी बाहर आ जाएगा, 2 बाई डी बाहर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से 2d तक, सही है, प्लस इसका 3 बाई डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन x की पावर 3 बाई 3 आ जाएगा, 0 से 2d तक, 0 से 2d तक। नाउ आई विल से, इसके बाद आप कैसे करोगे भैया, 2 से 2 काट दोगे, 3 से 3 काट दोगे, सो इधर क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट तो आ ही रहा है, इधर आपका एक्स स्क्वायर की जगह 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में आपका d तो है ही है, प्लस बेटा एक्स क्यूब की जगह 2d का होल क्यूब हो जाएगा, और नीचे आपका d स्क्वायर तो है ही है, सही है ना बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल है दैट इज गोइंग टू बी माइनस ई नॉट तो अपना अलग है ही है, 4d स्क्वायर बाई डी, ठीक है ना, अच्छा जी, प्लस 8d क्यूब बाई डी स्क्वायर, ये भी सही है, डी स्क्वायर से ये काट देंगे, ठीक है ना, और डी से डी काट देंगे तो v मिलेगा माइनस ई नॉट इंटू 12d, सो v तो मिल गया 12 ई नॉट टी, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो, ठीक है ना, और वर्क डन क्या हो जाएगा, q इंटू वी, सो आई कैन से दिस इज 12 क्यू डी ई नॉट, माइनस इसने कंसिडर नहीं करा, ठीक है ना, तो 12 क्यू डी ई नॉट, बोलो भाई बात समझ में आ रही है। तो
तो आपसे अगर यहां पर पोटेंशियल पूछता है तो आपने कर ही लिया, ठीक है ना। मैं आधे मिनट के लिए वॉशरूम जा रहा हूं, आप लोग इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। आई विल बी बैक इन हाफ अ मिनट। तो यस बच्चा पार्टी, ये आपने कर ही लिया होगा, है ना। यहां तक आप कर ही लिए होंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। फिर 25 क्वेश्चन अब हमारे कर चुके हैं हम लोग। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सो नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 3 charges, 1 microcoulomb, 2 microcoulomb, 3 microcoulomb are kept at the vertices of an equilateral triangle of side 1 meter. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया। 3 चार्जेस है, 1 2 3 के, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड्स पर रखे गए, कॉर्नर्स पर रखे गए हैं। उनको पास ला दिया गया। अब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल 0.5 मीटर का बन गया, तो वर्क डन कितना होगा? ध्यान से देखिएगा। कितना है? 1 2 3। बोला ध्यान से देखो। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके कॉर्नर्स पे 3 चार्जेस रखे गए हैं। 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम। साइड है 1 मीटर, ठीक है ना। फिर पास ला दिया गया, तो वर्क डन क्या होगा? तो पहले इसका पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क डन, फिर उसका, और फिर चेंज जो होगा वही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आप क्या करते हो? आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के लिए आप क्या करते हो? सिंपल सी बात होती है, इंटरैक्शन 1 2 2 3 एंड देन 1 3, दैट इज लाइक k q1 q2 बाय r, क्योंकि r तो सेम है, प्लस k q2 q3 बाय r प्लस k q1 q3 बाय r। यहां पर k बाय r कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में इट इज q1 इज लाइक 1 इंटू 2, बाद में 10 की पावर -6 मतलब 10 की पावर -12 भी कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 3 6 प्लस 1 इंटू 3, और ब्रैकेट में 10 की पावर -12 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसका भी -6 और इसका भी -6, तो 10 की पावर -12 कॉमन ले लिया। तो ये बचा 9 इंटू 10 की पावर 9, r तो 1 ही है, इंटू 2 प्लस 3 दूने 6, 8 प्लस 3 11 इंटू 10 की पावर -12, यानी ये बच गया 99 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 जूल। ये पहले के कॉन्सेप्ट में है, ये इनिशियल का कहानी है, यानी ये केस 1 की कहानी है। पहले क्या था और अब बाद में क्या हो रहा है उसको भी जरा यहां पर एक बार कैलकुलेट मारते हैं। पहले आपने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल है, यानी पहले इनको यहां पर रखा गया है। तो अब इनको चार्जेस को पास लाया जा रहा है, अब चार्जेस को पास लाया जा रहा है। अब जो आर है वो आपका 1/2 मीटर यानी 0.5 है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है बच्चे, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट सेम है। तो मैं इसका पूरा करने के बजाय अब यू सिस्टम क्या होगा बच्चे?
अब U system is like K Q1 Q2 by R by 2 plus K Q2 Q3 by R by 2 plus K Q1 Q3 by R by 2 और I can say 2 ऊपर चला जाएगा, so 2K Q1 Q2 by R plus 2K Q2 Q3 by R plus 2K Q1 Q3 by R। बात समझ में आ रही है? अब बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है, 2 कॉमन ले लो, इसका मतलब 2 इंटू ये पूरा आ जाएगा 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? है ना? तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा यार, 2 इंटू 99 इंटू 10 की पावर -3 माइनस में 99 इंटू 10 की पावर -3, तो अल्टीमेटली आंसर इज 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल। या यू कह दो, या यू कह दो अप्रोक्सीमेटली ये ऐसा है। देखिए ऑप्शन से मैच करता है क्या? हमारा जो डेल्टा यू आ रहा था दैट वाज 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल। पहले आप इसको नोट कर लो एक बारी, फिर ऑप्शन से मैच करते हैं, फिर आंसर पे क्लिक करते हैं। पहले इसको एक बारी नोट डाउन कर लो सभी बच्चे। ठीक है बच्चे, ये चीज समझ में आ रहा है आपको? यहां तक की कहानी क्लियर है आपको? दैट 99 इंटू 10 की पावर -3 जूल है ना? ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना बच्चे? तो अब देखो भाई, आपने बोला ऐसा है, तो ये क्या हो गया, इसको आप 99 बाई 1000 बोलेंगे तो दिस इज 0.099 जूल हो गया। ठीक है ना? 0.099 जूल को आप लगभग लगभग क्या लिख सकते हैं? 0.099 जूल को 9 का 1 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 9 का 1 हो जाएगा ना, तो ये मतलब 100 हो जाएगा ना। तो 0.01 जूल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? भाई ये मेरे पास कितना हो गया, 0.099 हो गया ना, मतलब 99 मिली जूल हो गया ना। यानी अप्रोक्सीमेटली इसको 100 बाई 1000 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली? हाँ, तो ये 0.1 के आसपास आएगा ना, 0.1 के आसपास आएगा ना। सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। अप्रोक्सीमेटली 0.1 के आसपास आएगा, सो यस, डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब वो 100 मिली जूल के आसपास है, जिसका मतलब है 0.1 जूल, तो आप उसको इजीली अप्रोक्सीमेटली 0.11 जूल के आसपास कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो कर ही लोगे, है ना? पहले पोटेंशियल निकाल लोगे, बाद में पोटेंशियल निकाल लोगे, और बाद में आप उसका डिफरेंस करके आंसर कर ही दोगे, है ना बच्चे? ये सेम क्वेश्चन जो पिछला है, ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां पर आ रखा है। ये आपका PYQZ ही है, ठीक है ना? मतलब ये पिछले सालों में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए भी मैं यही करूंगा, पॉज करो, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करा दें हम पोटेंशियल एनर्जी के आपको। वीडियो को पॉज करो, इसको खुद से करने की कोशिश करो। आइए देखते हैं कैसे आपका आंसर बनता है, देखते हैं किस तरीके से आप बात इस क्वेश्चन को कर पाते हो। 2 चार्जेस Q1 and Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट as shown in the figure। बोल रहा है द थर्ड चार्ज, बोल रहा है दी थर्ड चार्ज Q3 is moved along the arc of a circle of radius 40 centimeter from C to D। The change in the potential energy of the system is where? Change in the potential energy of the system where? हाँ जी बच्चा पार्टी, आप यहां पर भी क्या बोलोगे? सबसे पहले पहले आप इनिशियल केस का पोटेंशियल ले लोगे, फिर फाइनल, और फिर उसके बाद उसको आप माइनस कर दोगे, है ना? थोड़ी देर के लिए यार ये एसी को टेम्परेचर थोड़ा सा उठा देते हैं इसका। हाँ, तो सबसे पहले पहले आप यहां पर भी क्या करोगे? पहले जहां पर रखा हो उसका देख लोगे, ठीक है ना? और उसने वही बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इतना है। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो गिवन पार्ट है, पहले इस डायग्राम को आप अगले पेज पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना? 3 1 2। ओके, सो दिस इज लाइक Q3 Q1 एंड Q2, ऐसा ही है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा दूरी पर B पॉइंट है, ये B पॉइंट है,
ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। बोल रहा है ये 30 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है और यहां से ये ऐसे बना रहा है, ठीक है ना, आर्क बना रहा है यहां से, ये इतना ही है। हाँ, अब बोल रहा है जो डेल्टा यू है वो मेरे को दे रखा है, डेल्टा यू जो है दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू Q3/4πε0 इंटू के। डेल्टा यू ऑलरेडी गिवन है मुझे, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है मुझे, रेशियो, ये रिलेशन दे रखा है, तो Q3 कितना होगा, सॉरी K कितना होगा, K वेयर K इज व्हाट, K की वैल्यू पूछ रहा है यहां पर, ठीक है। आप चार्ज को लेकर गए हो अलोंग द आर्क जिसका रेडियस 40 सेंटीमीटर है, सी से डी तक, मतलब आप चार्ज को फाइनली इधर ले गए। अगर ये 30 है, रेडियस 40 है, तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये आपका इनिशियल केस होगा इस तरीके से, ये आपका इनिशियल वाला केस है। फाइनली कहाँ रखे होंगे मैं बता दूंगा आपको, पहले आप यू इनिशियल निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, के Q1 Q3 बाय, दूरी आपका 40 सेंटीमीटर माने 0.4 प्लस 1 2 बाय 0.3 प्लस अगेन 2 3 बाय के Q2 Q3 बाय, दूरी कितना होगा, ये 30 सेंटीमीटर 40, तो ये पाइथागोरस से 50 आ गया, तो 0.5। ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आता है। बात समझ में आया, ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आता है। अब वो कह रहे हैं इसको यहां से यहां लेकर गए, तो फाइनली जो मेरे चार्जेस रखे हैं वो कुछ इस तरीके से रखे गए, ए बी एंड दिस इज सी। ये आ गया 30 और ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ये मेरा फाइनल आपका किस तरीके से चार्जेस रखे, तो अब यही से मेरा फाइनल एनर्जी भी आएगा, यही से मेरा फाइनल एनर्जी भी आएगा। कैसे, 1 2, यहां पर आपका 1 रखा हुआ है, यहां पर आपका 2 रखा हुआ है, यहां पर आपका 3 रखा हुआ है। सो के Q1 Q2 बाई 0.3 सही है, प्लस के Q2 Q3 बाई 0.1 प्लस बेटा के Q1 Q3 बाई 30 और 10 40, तो 0.4। बात समझ में आ गया। तो ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब उसने कहा डेल्टा यू ऑलरेडी गिवन है, तो चलो भाई एक बार ये आप डेल्टा यू कर लो, एक बार ये आप डेल्टा यू कर लो, विच इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो डेल्टा यू बराबर यू फाइनल बोले तो के Q1 Q2 बाई 0.3 प्लस के Q2 Q3 बाई 0.1, ठीक है ना, ऐसा हो गया, प्लस के Q1 Q3 बाई 0.4, Q1 Q3 बाई 0.4 माइनस कर लो इस वाले को 1 3 बाई 0.4, Q1 Q3 बाई 0.4, ठीक है ना, माइनस बच्चे 1 2 बाई 0.3 माइनस 2 3 बाई 0.5, सही है। अब ध्यान से देखो भाई, 0.3 वाला देखो 1 3 से 1 3 कट जाएगा, ठीक है ना, और 1 2 से 1 2 कट जाएगा। तो आपको यही से ऊपर लिख देता हूं, यही से आपको क्या मिलता है, दैट डेल्टा यू इज इक्वल्स टू के Q2 Q3 बाई 0.1 के Q2 Q3 बाई 0.1 माइनस के Q2 Q3 बाई 0.5, सही है। डेल्टा यू की जगह आप Q3 बाय 4πε0 इंटू के कर देंगे, और यहां पर जो के है वो क्या है, 1/4πε0 Q2 Q3 बाय, रेसिप्रोकल में 1/0 मतलब कॉमन में 1/0.1 माइनस 1/0.5, बाई Q3 से Q3 कट जाएगा, 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा Q2। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से ये ऊपर 10 आ जाएगा, पॉइंट से ये ऊपर 10 आ जाएगा, तो 5 से गया 10, 50 माइनस 10 40/5, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब अल्टीमेटली K इज 8Q2 आ गया। इसका मतलब अल्टीमेटली K जो आता है वो 8Q2 के बराबर है। पूरे को नोट कर लो, ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। पूरे को नोट डाउन कर लो, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। और इसी के साथ लगभग हमारी 1 घंटे की क्लास भी खत्म होने वाली है।
तो आपका K कितना आ गया 8Q2 के बराबर। तो आपका K कितना आ गया 8Q2 के बराबर। इस तरीके का क्वेश्चन कभी आएगा तो अभी तो आप घबराओगे नहीं, अब तो आप इजीली कर ही लोगे। अभी हम इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पर नहीं बढ़े हैं, तो जितनी देर की क्लास में हम लगभग ये कर चुके हैं, तो लगभग उतना कोशिश करेंगे कि उतनी देर की क्लास वहां भी लगेगी हमारी। अगला सवाल आपके सामने देखिए, डाइपोल की बेयाप पे है। बोल रहा सर डाइपोल को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा जब एंगल बिटवीन इट्स एक्सिस एंड फील्ड इज व्हाट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल क्या होता है माइनस पीई कॉस थीटा, और यू मिनिमम तब होता है जब आपका ये माइनस पीई बनता है, दैट मींस थीटा कॉस थीटा आपका 1 होना चाहिए, या थीटा आपका 0 डिग्री होना चाहिए। जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आपका माइनस पीई के बराबर होगा, है ना, है ना। और थीटा 180 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा विच इज प्लस पीई। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे बच्चे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं और फिर वहां से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, फिर वो 0 को करने के लिए यहां पर थीटा को 90 डिग्री करते हैं और वहीं से हमारी पूरी की पूरी गड़बड़ स्टार्ट हो जाती है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप सभी बच्चों को क्लियर है बच्चे। सो अगला सवाल, डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ W is the work done in rotating the dipole by 60 degree, then work done in rotating it by 180 degree is। तो पहले तो यार आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, पहले इसकी लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज क्या बोल रहा है, उसके बाद इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज आस्किंग यू गाइस। बोला डाइपोल पैरेलल रखा हुआ है, पैरेलल बोले तो 0 डिग्री पर रखा हुआ है। डाइपोल पैरेलल रखा हुआ है का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। अभी उसको रोटेट कर रहा हूं 60 डिग्री से, तो उसको रोटेशन में जो वर्क डन होगा वो कुछ आएगा। आपने साई कॉलम देखा वहां पर बीच में 60 डिग्री के बाद, इसका मतलब स्टेटमेंट पहले से ही ये कंटिन्यू कर रहा है। मानिए अब ये क्या बोलना चाहता है, डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन इन रोटेटिंग इट बाय 180 डिग्री। यानी यहां पर बच्चा देखो एक गलती करता है, शायद आपने पॉज करके जब सॉल्व किया होगा तो आपने भी ये गलती करी होगी। थीटा 1 को 0 डिग्री माना केस 1 में, थीटा 2 को 60 डिग्री माना केस 2 में, मतलब केस 1 में ही, और फिर आपने वर्क डन निकाला। अब कुछ बच्चे केस 2 में थीटा 1 को 60 मान लेते हैं और थीटा 2 को 180 मान लेते हैं, ये पूरी गलत हो जाती है। उसने स्टेटमेंट को पहले से ही कंटिन्यू किया है। बोला डाइपोल को जब आप 0 डिग्री से 60 डिग्री में घुमाते हैं तो कुछ वर्क डन W है। तो अब बताइए उसी डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री घुमाने पर कितना वर्क डन होगा पिछले वर्क डन के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको बताना है। मतलब केस 1 की बात करेंगे, केस 1 की बात करेंगे तो थीटा आपका 0 डिग्री है, थीटा आपका 0 डिग्री है थीटा 1, और थीटा 2 जो है वो आपका 60 डिग्री है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सही है। और आई कैन से माइनस पीई कॉस 60 माइनस कॉस 0। So this is like minus PE cos 60 is what 1 by 2 minus cos 0 is what 1. So minus PE minus 1 by 2, or I can say it is plus PE by 2, or I can say this work done is plus PE by 2. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरा जो ये वर्क डन है ये कितना है प्लस PE by 2 है। सो आई विल से यहां पर आपका वर्क डन PE by 2 है, या फिर अगर PE चाहिए उसको तो वो 2W है, सही है। ये केस 1 है मेरा। अभी केस 2 में बोल रहा है वही डाइपोल को 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाना है, थीटा 2 180 डिग्री है, तो यहां पर भी आपका वर्क डन वही आएगा माइनस पीई, अभी कॉस थीटा 2 मतलब कॉस 180 माइनस कॉस 0, और वर्क डन इज माइनस पीई माइनस 1, सो प्लस 2 पीई हो गया नया वर्क डन, ठीक है ना। और आई कैन से 2 इंटू पीई की जगह क्या लिखोगे 2W, सो दिस इज गोइंग टू बी न्यू वर्क डन इज 4W, और आई कैन से न्यू वर्क डन इज 4W। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरा जो न्यू वर्क डन है वो कितना आ रहा है 4W के बराबर, यस नॉट? हाँ जी बच्चों, सो न्यू वर्क डन इज 4W के बराबर आ रहा है। तो मेरा जो न्यू वर्क डन आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे 4W के बराबर आ रहा है।
सो माई न्यू वर्क डन इज 4W। हाँ जी बच्चे पार्टी, यहां तक की कहानी क्लियर है आप लोगों के लिए? बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर टू यू ऑल? इसी में तो कोई डाउट नहीं है किसी भी बच्चे को? इसमें तो किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है बच्चे? आई डोंट फील सो, है ना? इसमें किसी भी बच्चे को कोई किसी भी प्रकार का डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो मैं आप लोगों को कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं। द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी इज नोन एज। बेसिक सवाल। तो अब जो आपने पोटेंशियल पे बेसिक करे थे, तो यहां पर भी 5-6 सवाल थ्योरेटिकल होंगे जो कि एनसीईआरटी के लाइन वाइज उठाए गए होंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसको उठा रहे होंगे। बोलो रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल ऑफ अ बॉडी, तो Q इज इक्वल्स टू CV होता है। तो चार्ज टू पोटेंशियल तो आपका C हो जाएगा, यानी चार्ज टू पोटेंशियल इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी। कभी भी अगर आपको चाहिए कैपेसिटेंस क्या होता है, दैट इज Q by V का रेशियो। सो C इज Q by V, यानी चार्ज टू पोटेंशियल इज कैपेसिटेंस ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना? तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। 32 क्वेश्चन, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स अपॉन। भैया पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स अपॉन, तो जो पोटेंशियल है जिसको कंडक्टर को दिया गया है वो आपका एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और दूसरा साइज ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और चार्ज पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब वो दोनों पे ही डिपेंड कर रहा है। भाई KQ/R होता है, तो क्या उसकी ज्योमेट्री है, कंडक्टर का साइज क्या है, उसके बाद आपका अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है ना? तो ये दोनों पे ही डिपेंड कर रहा होगा। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल था। अगला सवाल आपके सामने, अर्थ का वॉल्यूम V है, उसका सरफेस एरिया A है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? पॉज करो, फॉर्मूला सोचो। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का जब फॉर्मूला करवाया था तो कितना होगा? जब भी कोई आइसोलेटेड स्फेयर है बच्चे, R रेडियस है उसका, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो 4πε0 इंटू R होता है। सही है बच्चे? अब वो कह रहे हैं यार वॉल्यूम A है, सरफेस एरिया ये है, वॉल्यूम ये होता है बच्चे, और एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। अभी मुझे R तो चाहिए भाई कहीं ना कहीं से, तो मैं वॉल्यूम को एरिया से डिवाइड करूंगा, तो 4/3 πr³ बटे में 4πr² हो जाएगा। तो 4π से 4π कटा, इससे ये कटा, तो V/A मिला मुझे R/3, और आई कैन से R इज इक्वल टू 3V/A मिल जाएगा मुझे। R क्या मिलेगा? 3V/A। दैट सिंपली मीन्स जो मेरा कैपेसिटेंस है इट इज 4πε0 इंटू 3V/A, और आई कैन से 12πε0 V/A। तो मेरा जो कैपेसिटेंस आ रहा है इट इज 12πε0 V/A। इट इज 12πε0 V/A। बोलो भाई बात समझ में आ रही है? सो दिस कैपेसिटेंस इज 12πε0 इंटू V/A। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चे। मेरे हिसाब से ये आप सभी बच्चों को क्लियर है। मेरे हिसाब से ये आप इजीली कर सकते हैं। बताइए बच्चा पार्टी, क्लियर है यहाँ तक की कहानी? यहां से आप कर लोगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको? अच्छा क्वेश्चन था ये, गॉट इट। अगला सवाल, क्या बोलता है सर? 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी, क्या बोलता है सर? 8 ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर सिंगल ड्रॉप। 8 मर्करी के ड्रॉप्स को हमने कंबाइन करा और एक बड़ा सिंगल ड्रॉप बनाया। The capacitance of a single small drop and that of the single big drop will be in the ratio of। जैसे आपसे कल की क्लास में चार्ज से रिलेटेड करा था, फिर मैंने पोटेंशियल करवाया, अब ये उसी के लिए कैपेसिटेंस का सेम क्वेश्चन, जो अभी आपने वो N2/3 इंटू V, मतलब फॉर्मूला सेम नहीं लगेगा, आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है, आपको इसको देखना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, बट लगभग वैसा सा ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? मर्करी के 8 ड्रॉप्स है, उनको कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिया गया, तो सिंगल स्मॉल ड्रॉप का कैपेसिटेंस कितना होगा और बड़े का कितना होगा, दोनों का रेशियो। भाई देखो, पहली बात तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू R, तो मुझे कहीं ना कहीं स्मॉल r और कैपिटल R चाहिए होगा। आपने बोला सर 8 ड्रॉप्स मिलकर बनते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 8 मर्करी ड्रॉप्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, है ना? मानी 8 ड्रॉप्स का
वॉल्यूम को बड़े के बराबर कर देंगे तो वहां से इसका आर आ जाएगा, क्योंकि कोआलिस होता है ना, 8 छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा बनाएगा। सो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बोले तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। यहां से आप देखो इससे ये कट जाएगा, 8 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, 8 आर क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, और 2r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, या फिर 2r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो c स्मॉल अपॉन c बिग पूछ रहा है ना, हाँ, c स्मॉल अपॉन c बिग पूछ रहा है। स्मॉल का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और बिग वाले का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। सो विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, आर से आर कटा तो ये मेरे पास रेशियो आया 1:2, ये मेरे पास रेशियो आया 1:2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। इसको किस तरीके से आपने करना है ये आपने कर ही लिया, ठीक है ना, ये आपने कर ही लिया, मेरे हिसाब से ये समझ में आ ही रहा है आपको, राइट बच्चा पार्टी। सो सी स्मॉल बाई सी बिग आपको समझ में आ गया, इसका कैसे कर सकते हैं और ये कैसे होगा, सी स्मॉल बाई सी बिग वाला। गॉट इट गाइस, ठीक है बच्चा पार्टी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद, है ना। सी स्मॉल बाई सी बिग तो अब हम कर चुके हैं और इजीली आपका आंसर भी आ चुका है। अब अगला, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ रेडियाई ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर एट दी सेम पोटेंशियल। दो कंडक्टिंग स्फीयर्स है ए और बी जिनका रेडियस ए और बी है, वो सेम पोटेंशियल पर है, तो उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एज वेल, इसको भी करिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। Please try this question and give me the answer. हाँ जी बच्चा पार्टी, so I'll be waiting for your answer बच्चों। ओके, दो कंडक्टिंग स्फीयर है ए और बी, रेडियाई ए और बी है, इसका रेडियस ए है और इस वाले का रेडियस बी है, सेम पोटेंशियल पर है, मतलब वी ए बराबर वी बी है। इसका मतलब के क्यू बाई ए जो है वो के क्यू ए बाई के क्यू बी बाई बी के बराबर है। के से के कट गया तो रेशियो ऑफ चार्जेस क्या है बच्चा, ए बाई बी आ रहा है, समझ में आ गया। अब क्या पूछ रहा है, चार्ज डेंसिटीज का रेशियो, माने सिग्मा ए बाई सिग्मा बी पूछ रहा है, कितना होगा। सिग्मा ए क्या है, चार्ज ऑफ ए बाई एरिया ऑफ ए, सही है, अपॉन चार्ज ऑफ बी बाई एरिया ऑफ बी, क्योंकि यहां पर क्या है, स्फेयर्स है, तो चार्ज ऑन ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू उल्टा हो जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर बाई चार्ज ऑफ बी, ठीक है ना। 4 पाई से 4 पाई कटा, चार्ज ऑन ए बाई चार्ज ऑन बी क्या है, ए बाई बी, सो ए बाई बी इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए से ए कटा बी से बी कटा, सो दिस इज बी बाई ए, so this is b by a. Finally it is the b by a. b by a is the final answer. जो मेरा आंसर है वो b by a आ गया, है ना बच्चों। गॉट बच्चा पार्टी, यस नॉट बच्चों। करीब आधे घंटे के आसपास का और क्लास रहने वाला है, कुछ 20 सवाल के आसपास हम और लगा रहे होंगे, 15 से 20 सवाल, है ना। ये तो समझ में आएगी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका चार्ज क्यू है, तो उसके प्लेट्स पर एक्चुअल चार्जेस कितना है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर उसके एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है तो बड़ ऑब्वियस सी बात है उसके दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होता है। अगर उसके एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है सो बड़ ऑब्वियस सी बात है उसके दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके एक प्लेट पे चार्ज कैपिटल क्यू है, तो उसके जो दूसरे प्लेट पे चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। उसके एक प्लेट पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो उसके दूसरे प्लेट पे चार्ज होता है माइनस क्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, यहां तक आपका ये करेक्ट आंसर है। अगला, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, बोल रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड
इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, अब आपने प्लेट को थोड़ा दूरी से खींच लिया, तो यार आपको पता होना चाहिए दैट C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D होता है, यानी C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D होता है। D बढ़ाओगे तो C आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो इफ पैरेलल प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, कैपेसिटेंस डिक्रीजेस, द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। अच्छा, यानी कि आपको यहां पर पहले वाला तो नहीं दे रखा, द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस वाला कहानी तो गलत हो गया ना भाई, पुल्ड अपार्ट, ठीक है ना। अब आप देखो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल इंक्रीजेस, चार्ज इंक्रीजेस। पहली बात तो ये देखो, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया तो वो और चार्ज तो नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो गया, है ना, है ना बच्चे। तो अब क्या हो सकता है, चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन सेम भी नहीं होगा, क्योंकि अगर चार्ज और वी सेम रह जाएगा, उसका रेशियो देखिए, Q बराबर CV होता है, तो C इज Q बाई V, तो Q बाई V का रेशियो सेम रहेगा, ठीक है ना, अगर C सेम रहता है तो। बट इधर आपका C जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो C अगर डिक्रीज हो रहा है तो बड़ा ऑब्वियस बात है Q इज इक्वल्स टू CV होता है। अगर ये सेम है, अगर ये सेम है, C डिक्रीज हो रहा है तो V ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, सो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस, है ना भाई। चार्ज सेम है, क्योंकि आपने एक बार उसको चार्ज कर दिया तो अब ये और चार्ज तो होगा नहीं, तो अगर चार्ज सेम है, प्लेट्स को आप दूरी पर लेकर जा रही हो, D बढ़ाया तो C घट गया, C घटा तो V को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो Q को सेम करेंगे। अगर C घट गया तब V को बढ़ाएंगे, तभी तो जाके आपका Q बराबर रहेगा, है ना। सो ये आपका 37वां क्वेश्चन। मेरी जनरली यार कोशिश रहती है कि हम क्लास में जितने भी क्वेश्चन करें तो वो एटलीस्ट 2 मिनट में एक क्वेश्चन बने, तो अभी हम उतने पे ही चल रहे हैं, लगभग 37 मतलब 74 मिनट्स के आसपास, तो 3-4 मिनट ऊपर नीचे तो चलता है जो क्लास में भी करते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलेंगे तो क्या बोल रहा है कि सर अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का, मतलब किसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड है, अब डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तब की बात हो रही है, अभी डिस्टेंस को 4 बना दिया गया तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी अब आप, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखिए स्मार्ट खेलना पड़ेगा, कुछ बच्चे फटाफट ऐसा लिखे एप्सिलॉन नॉट A बाई D इज इक्वल्स टू 10, तो D को 8 डाल देंगे, फिर बाद में 4 डाल देंगे। आपको दिख रहा है दैट D डैश इज D बाई 2, सो C डैश विल बी एप्सिलॉन नॉट A बाई D डैश विच इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई 2 विच इज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D विच इज 2C। तो पहले का कैपेसिटी 10 है, तो बाद वाले का कैपेसिटी कितना बन जाएगा, 20 माइक्रोफैरेड। बात समझ में आया। आपके सोच पे निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं और आप कितना जल्दी उसका आंसर कर रहे हैं, वो आप यहां से इजीली कर पाओगे। उसने बोला भैया डिस्टेंस 8 का 4 बना दिया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। बोला 8 का 4 बनने के बाद जो मेरा C डैश है वो 20 माइक्रोफैरेड है। बोला 8 का 4 बनाने के बाद जो मेरा C डैश है वो 20, मतलब 8 का 4 बनाने पर जो मेरा D डैश है वो आधा हो गया, तो कैपेसिटेंस डबल हो गया, बाकी कुछ चेंज हुआ नहीं है। या तो वैसा सोच लो, नहीं तो इस तरीके से कर लो। अब आप वो करते एप्सिलॉन नॉट A बाई D, एप्सिलॉन नॉट A बाई D को आप 10 लिखते, फिर यहां से एप्सिलॉन नॉट A बराबर फिर 10 इंटू D को लिखते 8 सेंटीमीटर, फिर ऐसे करते, फिर उसका फिर वो पूरा लंबा प्रोसीजर बन जाता है यार, वो काफी लंबा हो जाता, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, C डैश इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D डैश, तो C डैश बाई C इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D डैश इंटू D बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए भैया C डैश बाई C इज D बाई D डैश, इनवर्स है। या कुछ लोग इसको और तरीके से भी सोच सकते हैं कि भैया C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, तो C डैश बाई C इज इक्वल्स टू D बाई D डैश। इतना 2 स्टेप्स में भी आपका आंसर हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है, आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है और आप कितने अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन के आंसर को करते होते हैं। गॉट इट गाइस। अगला सवाल, कैपेसिटर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वेयर अप्लायंसेस नीड मोर। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। कैपेसिटर को ऐसे सर्किट्स में यूज किया जाता है जहां पर अप्लायंसेस को ज्यादा करंट की जरूरत होती है, वेयर अप्लायंसेस नीड मोर करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया। अगला सवाल, द कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडेंसर इज 1 माइक्रोफैरेड if the spacing between two spheres is 1 mm, the radius of the outer sphere, ठीक है ना। ये आपको मैं होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, क्योंकि ये आपका फिलहाल सीबीएसई वाले टॉपिक में नहीं है,
तो इसको क्या करेंगे, जो डिलीटेड पोर्शन है उसके लिए आप लोगों को, वैसे सिंपल है, कोई ऐसी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए माइनस बी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए माइनस बी, ठीक है ना। तो यहां से आप कर सकते हो, बट स्टिल मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि ये जो डिलीटेड टॉपिक होंगे उसके ऊपर अलग से वीडियोस और अलग से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। बोला इफ n कैपेसिटर्स each of capacitance C are connected in series then the equivalent capacitance of the combination will be। सीरीज की बात हो रही है बच्चे, पैरेलल की बात नहीं हो रही है, और ये कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो याद रखना C बाई एन पे क्लिक करना, NC मत करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको रेजिस्टर समझते हैं और सीधा NC पे क्लिक करते हैं कि सबसे पहले दिया ही वही है, इसलिए सबसे पहले वही दिया है, बट यहां पर दिस इज C बाई एन, क्योंकि सीरीज में बेटा 1 बाई सी सीरीज इज 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस डैश 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 1 बाई सी एन वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और पैरेलल में ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगता है, और पैरेलल में ऐड वाला कॉन्सेप्ट लगता है। आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ आप लोगों को? यहां तक तो आप इजीली कर ही सकते हैं। अगला सवाल, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यार, है ना, ये वाला कर लेते हैं। The equivalent capacity of two capacitor in series is 3 microfarad and in parallel is 16 microfarad. Their individual capacities are, their individual capacities are, their individual capacities are, the equivalent capacity of two capacitor in series is itna and in parallel is itna, their individual capacities are। पॉज करके एक बार करने की कोशिश करो, देखो आप सोचो आप क्या सोच पा रहे हो, आप कैसे कर पा रहे हो, फिर मैं बताऊंगा आपको। पहले आप देखो कि आपको क्या लग रहा है, कैसे इसका आंसर आ सकता है, मैं आपको बताता हूं, जरा एक बार ध्यान से देखना। इक्विवेलेंट कैपेसिटी दो कैपेसिटर का बता रहा है सीरीज में, ध्यान से देखिए भैया, सी सीरीज 3 माइक्रोफैरेड बोल रहा है और सी पैरेलल 16 माइक्रोफैरेड बोल रहा है। इसको पूरा सॉल्व करने से पहले स्मार्ट वर्क खेलो ऑप्शन, दोनों कैपेसिटेंस का एडिशन जो है वो 16 होना चाहिए, और C1 C2 बाय C1 प्लस C2 आपका 3 होना चाहिए। कारण बच्चे, क्योंकि 1 बाई सी सीरीज इज 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, यानी C1 प्लस C2 बाई C1 C2 इज 1 बाई सी सीरीज। तो ये एक शॉर्टकट बनाया है हमने, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, ये सी सीरीज का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है। तो पहले आप ऐड करो, 12 प्लस 4 को ऐड कर रहे हैं तो 16 बन रहा है, 8 प्लस 8 को कर रहे हैं तो 16 बन रहे हैं, बाकी तो 16 बन ही नहीं रहा है। तो या तो ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। अब इसमें से इसको ले लो, देखो इसको ले लो आप, तो आपका 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4 कितना बन रहा है, 48 बाई 16 विच इज 3। इसका मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस वाले को देखोगे तो नहीं बनेगा, 8 8 64 बाई 8 प्लस 8 16 यानी 4 बनेगा, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? पहले आपने ऐड किया और फिर आपने C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वाले फॉर्मूले में उसको पुट किया, दोनों बराबर आया तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर कुछ और होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो। बोलो बच्चे, सही बोल रहा हूं मैं? अभी यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अगला सवाल क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल to store a charge of 1 coulomb with a potential of 110 volt across the capacitors? How many 1 microfarad capacitors must be connected in parallel to store a charge of 1 coulomb with a potential of 10 volt across the capacitors? फिर से देखो क्या बोल रहा है, एक माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स कितने कनेक्ट करूं मैं पैरेलल में, सो दैट मैं 1 कूलम का चार्ज स्टोर करूं विद अ पोटेंशियल ऑफ 110 वोल्ट अक्रॉस दी कैपेसिटर्स। How many 1 microfarad capacitors must be connected in parallel to store a charge of 1 coulomb with a potential of 110 volt across the capacitors? तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, बड़ी सिंपल सी बात है यार। आपको सी दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, आपको सी दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड, बात समझ में आ रही है? आपको सी दे रखा है 1 माइक्रोफैरेड और जो चार्ज दे रखा है वो 1 कूलम है, टोटल चार्ज इन पैरेलल इज 1 माइक्रो, और पोटेंशियल जो है पैरेलल का वो 110 वोल्ट है, ठीक है ना। तो
सी पैरेलल क्या होता है, एन सी होता है। तो एन इंटू सी इज इक्वल्स टू चार्ज पैरेलल इंटू वी पैरेलल, क्यू सी बराबर, सॉरी क्यू बराबर सी वी होता है, क्यू बराबर सी वी होता है। तो सी बराबर क्यू बाई वी, तो क्यू पैरेलल बाई वी पैरेलल हो जाएगा, है ना बच्चे। तो एन बराबर क्यू पी बाई सी इंटू वी पी हो जाएगा। चार्ज इन पैरेलल इज 1, ये 110 इंटू सी कितना है 10 की पावर -6, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 बाई 110, 0 से 0 कटा, अप्रोक्सीमेटली ये 0 कट जाएगा तो 10,000 के आसपास, 10,000 के सबसे करीब 9,090 वाला है, तो ये आपका आंसर मैच कर जाता है। फिर से बता रहा हूं, एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैरेड का है, टोटल चार्ज 1 कूलाम का है, टोटल पोटेंशियल 110 वोल्ट है, तो कितने कैपेसिटेंस लगाने पड़ेंगे ये वाला सिनेरियो अचीव करने के लिए। आपने कहा सी पैरेलल इज एन सी और सी बराबर क्यू बाई वी होता है, तो n इज इक्वल्स टू क्यू पी बाई सी वी पी। यहां से देखा तो मेरे पास n आया, सो यस आई कैन से दैट n इज 9090, यानी 9090 एक माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स आपको यहां पर लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ये कहानी सफल हो पाएगी, तब जाके आप यहां से सही आंसर बता पाओगे, है ना बच्चों। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहां पर, पक्का बच्चों, है ना, सही कह रहा हूं मैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो आप मुझे बता सकते हो। अगला सवाल, सर 3 कैपेसिटर्स है, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स, 1 microfarad, 2 microfarad and 3 microfarad are connected in series and a potential difference of 11 volt is applied across the combination. Then the potential difference across the plates of 1 microfarad is what? भाई देखो, अगर 3 लगे हुए हैं इस तरीके से, 1 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट है, तो 1 माइक्रोफैरड वाले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना होगा। पहली बात तो आप सी सीरीज लिखेंगे, सो 1 बाई सी सीरीज इज 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, और आई कैन से नीचे में 6 ले लू, ऊपर में 6 प्लस 3 प्लस 2, 1 बाई सी सीरीज, और आई कैन से सी सीरीज इज 6/11 माइक्रोफैरड। सीरीज में जो कैपेसिटेंस है दैट इज 6/11 माइक्रोफैरड, सीरीज में जो कैपेसिटेंस है दैट इज 6/11 माइक्रोफैरड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो अब वो बोल रहा है कि यहां पर चार्ज क्या हो जाएगा, तो चार्ज इन सीरीज इज सी सीरीज इंटू वी सीरीज, यानी 6/11 इंटू 10 की पावर -6, और v 11 है, 11 से 11 कटा तो 6 माइक्रोकूलम, तो टोटल जो चार्ज है वो 6 माइक्रोकूलम है। और यार एक्चुअल में सीरीज में चार्ज सेम ही जाएगा, तो इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल होगा, तो नाउ q बराबर cv होता है, सो 6 इंटू 10 की पावर -6, और पोटेंशियल कितना है उसका, सॉरी मुझे तो पोटेंशियल ही चाहिए ना, तो v1 बराबर q बाई c1, यानी 6 इंटू 10 की पावर -6 बाई, एक मिनट, बाई 1 इंटू 10 की पावर -6, तो ये आपका 6 वोल्ट आ गया, यानी टोटल 11 में से पहले वाले के पास 6 वोल्ट पोटेंशियल होगा, बाकी दो के पास 5 वोल्ट जाएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जा रही है फॉर सेम चार्ज, आपका पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी, है ना। यहां तक समझ में आता है बच्चों, नोट कर लो एक बार यहां तक, फिर अगले सवाल पे चलेंगे। अब कुछ मैं नेटवर्क्स के प्रॉब्लम करा देता हूं, वो भी जरूरी है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, आ रही है बात समझ यहां तक, इसमें तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब ध्यान से देखिएगा,
मैंने कहा कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम्स कर लेते, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है 15 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड एंड 15 माइक्रोफैरेड, और यहां से आपने एक बैटरी लगा रखी है, और अब आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। कैसे बताओगे यार, कैसे बताओगे यार, बड़ी सिंपल सी बात है। ये वाले जो तीन है ये आपके सीरीज में होंगे, है ना, है ना। उसके साथ ये वाला पैरेलल में लगेगा, तो इन तीनों का क्या निकलेगा, C/N, यानी 15/3, यानी 5 माइक्रोफैरेड, यानी 5 माइक्रोफैरेड। यानी जो फाइनल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, 5 और 15, 15 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 5 + 15 20 माइक्रोफैरेड। तो C इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा 20 माइक्रोफैरेड। आई बात समझ, बिल्कुल बेसिक नेटवर्क था, बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क था। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ जाता है और आप यहां तक इजीली कर भी पाते हैं। बताइए बच्चों, क्या यहां तक समझ में आ जाता है आपको, क्या ये चीज आप कर पाते हैं? ठीक है बेटा, कर पाओगे। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 5 माइक्रोफैरेड, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैरेड। अगला देखो, ये भी आपको शायद विजिबल नहीं है तो मैं इसको जरा डार्क कर देता हूं, ठीक है ना। ये आपका 4 माइक्रोफैरेड है, ये डी है, ये भी आपका 4 माइक्रोफैरेड है, ये भी आपका 4 माइक्रोफैरेड है, और उसी तरीके से ये सभी जितने भी कैपेसिटेंस में लगा रहा हूं ये सब आपके 4 माइक्रोफैरेड है। ये आपका ए है और ये आपका बी है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि मुझे सी अक्रॉस ए बी चाहिए, मुझे सी अक्रॉस ए बी चाहिए, माने ए और बी वाले के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ये चाहिए। तो आप लोग प्लीज इसको एक बारी करने की कोशिश करो पहले खुद से, देखिए कैसे आंसर आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे आंसर आता है, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बच्चों, प्लीज ट्राई करिए इसको, प्लीज ट्राई करिए इसको। तो बहुत बेसिक सा है यार, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर क्या बनेगा, ये 4 और 4 है आपका, तो इस 4 और 4 का तो 2 ही बन जाएगा, सीरीज में है 4/2। तो ये आपका इस तरीके से बना 2 माइक्रोफैरेड, फिर उसके पैरेलल में 4 है, और फिर यहां पर 4 और 4 का फिर से 2 बन जाएगा, और यहां पर अल्टीमेटली बी है और ये ए है। तो इधर भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली तीनों ही पैरेलल में, तो 2 4 6 और 2 8, तो इसका मतलब 8 माइक्रोफैरेड इज द करेक्ट आंसर। सी अक्रॉस ए बी इज 2 + 4 + 2 विच इज 8 माइक्रोफैरेड, विच इज 8 माइक्रोफैरेड। बेसिक सा क्वेश्चन है और बेसिक सा आपका आंसर है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में भी आ गया और ये आप कर भी पाओगे। बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर है यहां तक की कहानी, क्लियर है यहां तक की कहानी? हाँ जी बच्चों, बढ़ सकते हैं आगे, आगे चल सकते हैं बेटा। सो नेक्स्ट, 4 capacitors are connected in a circuit as shown in the figure. The effective capacitance in P and Q. तो भाई P और Q तो दे ही नहीं रखा यहां पर, ठीक है ना, यहां पर P और Q दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये सर्किट गलत ही बना हुआ है। अगले पेज पे चलते हैं, क्योंकि पिछला और ये सर्किट सेम ही है। तो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर्स इज, देखिए आपको दे रखा है 4 4 8 4 4, तो इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये एक हिसाब से आपका ABCD है, तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करते हैं,
ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज है ये, मैंने देख लिया इसको, मुझे समझ में आ गया, बट आपके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो ए बी सी डी, ये कुछ इस तरीके से 4 पॉइंट्स मेरे बढ़ गए। ए बी के बीच में एक कैपेसिटर है विच इज 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। बी सी के बीच में एक कैपेसिटर है विच इज अगेन 4 माइक्रोफैरड। सी और डी के बीच में भी 4 है, और ए और डी के बीच में भी आपका 4 है, और फिर बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 8 है। गाइस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, मानी जो इसके साइड्स जो ये 4 आर्म्स का रेशियो बराबर है भाई, C1/C2 बराबर C3/C4, तो ये आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। और जब भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जब भी यहां पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, तो जो बीच वाला कैपेसिटर है उसका काम तमाम हो जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, मानी इसका काम खत्म हो गया, जो बीच वाला कैपेसिटर है उसका काम आपका खत्म हो जाता है। तब ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, 4 4 और 4 4, इन 4 का बनेगा 2, और इस वाले 4 का बनेगा 2, और फिर 2 और 2 का मिलके बनता है 4 माइक्रोफैरड, और फिर 2 और 2 का मिलके बनेगा 4 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बोलो हाय ना, बोलो हाय ना। आई होप सो यू गाइज आर ओके विद दिस। कर ही लोगे आप लोग, है ना? ये तो हो ही जाएगा हमसे, कभी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली कर ही लेंगे। आगे बढ़ते। फॉर द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज, इस वाले सर्किट के लिए P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो पहले मैं आपको जरा बना के दिखा देता हूं। ये इस तरीके से है आपका। फॉर द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q इज व्हाट, इस सर्किट के लिए P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? इस सर्किट के लिए P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? भाई कभी इस तरीके से क्वेश्चन करोगे ना आप, तो आप अगर मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार ये तीनों जो है ना ये आपस में पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है, इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। तो ये तीनों अगर मेरे पैरेलल में है, सी सी सी, उसके साथ में ये देखिए यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल मेथड सेम है, यानी इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो चार्ज इजीली ये फॉलो कर जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट हो गया भाई, ये शॉर्ट सर्किट वाला मेथड हो गया, और उसके साथ सिर्फ सी लग गया, उसके साथ सिर्फ सी लग गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जो पैरेलल किया आपने ये कैसे किया, सर ये जो आपने पैरेलल किया ये कैसे किया? आओ एक बार जरा इस पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझाते हैं आपको, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं आपको। एक आपने ऐसे किया, एक आपने ऐसे किया। अगर मैं प्लेट्स की नेमिंग कर दूं, ये अगर मेरा VA है तो ये A पोटेंशियल हो गया, सेम वायर है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल यही होगा। अगर इसका VB है तो यार इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल VB ही रहेगा। देखो ये भी AB के बीच में, ये वाला भी AB के बीच में, और ये वाला भी AB के बीच में। इसका मतलब 3 कैपेसिटर है सेम पॉइंट्स के बीच में ऐसे लगे हुए हैं। तो भाई आप एक बात बताओ, ये A और ये B तो तीनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? और क्योंकि उसके साथ साथ में अब ये ऐसे लगा हुआ था, तो पोटेंशियल आपका इधर का भी जितना है इधर का भी उतना ही बनेगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, तो ये जो बीच वाले 2 कैपेसिटर है आपके, ये तो खत्म हो गया ना, इसका तो काम तमाम हो गया। बस अब इसके बाद सिर्फ जो ये वाला रह गया उसको आप लगा दोगे, है ना। तो इसका मतलब C वाले का तो 3C हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा 3C और साथ ही में C। और आपको पता है C1 C2 बाई C1 प्लस C2 से कर लोगे तो C अक्रॉस PQ इज इक्वल्स टू 3C इंटू C बाई 3C प्लस C which is 3C square by 4C. So I can say this is 3C by 4. So I can say that this is 3C by 4. मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं इजीली कह सकता हूं that the final answer is 3C by 4. बोलो बच्चे, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा? क्या मैं इजीली इसका आंसर दे सकता हूं आपको?
ठीक है बेटा, कर लेंगे इजीली। अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज। एक सर्किट है जो आपको फिगर में दिख रहा है, तो 4.5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बहुत बेसिक सी बात है यार, आप पहले इसको ऐसे कर लीजिए, दिस इज लाइक 4.5 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, और इसके साथ 3 और 6 का अगर आप मिलाओगे तो 3 और 6 का मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, तो 3 और 6 का 9 बन जाएगा क्योंकि ऐड होता है, ठीक है ना, और फिर आपका ये 12 वोल्ट बन गया, ठीक है ना, इस तरीके से। जब ये 4.5 और 9 का सीरीज है तो आपने बोला, इसने बोला पोटेंशियल अक्रॉस दी 4.5, तो भाई पहले आप इसका सी इक्विवेलेंट निकालोगे तो सी इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, यानी 4.5 इंटू 9 बाई 4.5 इंटू 3 लिख सकता हूं भाई मैं, क्योंकि 13.5 हो गया एक हिसाब से, ये कट जाएगा, ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है, तो यानी 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू V इज 12, तो टोटल चार्ज हो गया 36 माइक्रोकुलाम। हाँ है ना, टोटल चार्ज कितना हो गया, 36 माइक्रोकुलाम। तो अगर इधर टोटल चार्ज Q जाएगा तो V1 क्या निकलेगा, सो V1 इज Q बाई C1, या फिर ये कह दो 36 माइक्रोकुलाम बाई 4.5 माइक्रोफैरड, विच सिंपली मींस 9 वोल्ट। भैया पहले वाले के अक्रॉस 9 वोल्ट हो जाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, अच्छा 8 वोल्ट, 4.5 इंटू 36 है ना, तो 8 वोल्ट, 4 नहीं है 4.5 है, तो 8 वोल्ट इज दी करेक्ट आंसर। सो क्या किया आपने, 4.5 को लेकर 3 और 6 का 9 बनाया, दोनों को सीरीज लिया, सी इक्विवेलेंट बना 3 माइक्रोफैरड, सी इक्विवेलेंट बना 3 माइक्रोफैरड, वहां से आपने Q बराबर CV कर लिया, टोटल चार्ज मिला, तो पहले वाले पे चार्ज मिल गया आपको। अब अगर चार्ज मिल गया आपको, कैपेसिटेंस है, तो V1 इजीली आ जाएगा, विच इज Q बाई C1, विच इज Q बाई C1। बोलो बच्चे, नोट डाउन कर लो, समझ में आ रहा है तो। हाँ जी बच्चे पार्टी, आई होप सो। हो रहा है बेटा, सो मूविंग अहेड बच्चों, कह रहा सर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V इज गिवन बाय, कैपेसिटेंस C है, पोटेंशियल V है, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा भैया, U आपको पता है 1/2 CV स्क्वायर होता है, बेसिक फॉर्मूला है, इस बार तो इसका डेरिवेशन बोर्ड्स में भी नहीं था, सो A इज द करेक्ट आंसर, सो A इज द करेक्ट आंसर बच्चे। तो U आपका 1/2 CV स्क्वायर के बराबर आता है, आपके सामने है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बच्चे आपको, क्या यहां तक की कहानी क्लियर है बेटा, बहुत सही बहुत सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C has charge Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the energy stored is, भाई एनर्जी का फॉर्मूला Q स्क्वायर बाई 2C भी होता है, ठीक है ना, तो W जो है वो Q स्क्वायर बाई 2C है, तो W डैश जो होगा, अब आप Q क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, सो 2Q का होल स्क्वायर बाई 2C which is 4Q स्क्वायर बाई 2C which is 4W, which is 4W, which is 4W। अगर आपने चार्ज को डबल कर दिया तो आपका जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी होगा, दैट इज बेसिकली 4 टाइम्स द इनिशियल, यानी वो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि Q स्क्वायर है बच्चे, क्योंकि वहां पर मेरे को Q स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि वहां पर मुझे Q स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है बेटा, यहां तक ये कर लिया आपने, ठीक है बच्चा पार्टी, गॉट इट गाइस।
अगला सवाल, कह रहा सर द कैपेसिटी ऑफ अ कंडेंसर इज 4 into 10 की पावर -6 फैरेड and its potential is 100 volts. The energy released on discharging it fully will be. The energy released on discharging it fully will be. तो भैया C आपका 4 into 10 की पावर -6 फैरेड है, ठीक है ना, पोटेंशियल आपका 100 वोल्ट है, तो एनर्जी आपका हाफ CV स्क्वायर ही तो होता है, विच इज हाफ इंटू 4 into 10 की पावर -6 इंटू 100 into 100, और आई कैन से 2 से 2 कट जाएगा, सो ये आपका हो जाएगा 2 into 10 की पावर -2, ठीक है ना, या फिर 0.02 जूल, या फिर 0.02 जूल। ठीक है बच्चे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यार अभी इतना हो गया, ठीक है ना, आगे देखता हूं कि कोई ऐसा क्वेश्चन है क्या जो मुझे कराना चाहिए, या फिर हम बाद में देख लेंगे, जैसा भी होगा। यार एक ना ये कॉमन पोटेंशियल का करा देता हूं, कॉमन पोटेंशियल का आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो आपको कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट भी यहां से हो जाएगा। क्या बोल रहा है सर, कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड इज चार्ज्ड अप टू 500 वोल्ट, is connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad which is charged up to 200 volt. The common potential is कैपेसिटर है 20 माइक्रोफैरेड का, 500 वोल्ट चार्ज कर दिया, पैरेलल में कनेक्टेड है दूसरा एक कैपेसिटर 10 माइक्रोफैरेड which is charged up to 200 वोल्ट. The common potential is, तो भैया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2, C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. तो कॉमन पोटेंशियल आपका क्या बनने वाला है, C1 is 20 into 10 की पावर -6, V1 आपका जो है दैट इज 500 प्लस C2 is 10 into 10 की पावर -6, और जो V2 बनने वाला है दैट इज 200 वोल्ट। तो और ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 20 और 10 है ना, तो 20 प्लस 10 30 into 10 की पावर -6। तो आंसर इज 2 पंजे 10, यानी 10,000 into 10 की पावर -6 प्लस 2,000 into 10 की पावर -6 बाय 30 into 10 की पावर -6। तो 10 की पावर -6 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो कट जाएगा, ऊपर में आएगा 12,000 बाय 30, तो ये आपका हो जाएगा 400 वोल्ट, तो ये आपका हो जाएगा 400 वोल्ट। सिंपल सी बात है, कॉमन पोटेंशियल का एक फॉर्मूला आपको पता रहना बहुत जरूरी है, that V is equals to C1V1 plus C2V2 by C1 plus C2. That V is equals to C1V1 plus C2V2 by C1 plus V2. ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड आई होप यू गाइज आर डन विद दिस। इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी अगर आता है तो आप कर लोगे। करीब 55 क्वेश्चंस के आसपास मैं आपको अभी यहां पर करा चुका हूं, और वो भी लेस देन 2 आवर्स में, वो भी लेस देन 2 आवर्स में। तो आप लोग जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी क्वेश्चंस है चैप्टर 1 के भी हमने करा दिए, और अब चैप्टर 2 भी करा दिया मैंने। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 3, तो वहां पर हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना बच्चे पार्टी। तो ये आपको करने चाहिए, ठीक है ना। और मैं फिर से वही बोलूंगा आप सभी बच्चों से कि आपने ये जितने भी क्वेश्चंस करे हैं इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करिए। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बच्चे, है ना, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है सारे क्वेश्चंस को, और जो भी क्वेश्चंस मैं अभी यहां पर नहीं करवा पाया, जो भी आपके यहां पर पेंडिंग रह गए, उन सभी क्वेश्चंस को आपको एक बारी घर पे करने, ठीक है ना, वे सभी क्वेश्चंस आपको घर पे करने, क्योंकि मेरा टाइम हो गया काफी, ठीक है ना, मेरी एक और क्लास है तभी मैं क्लास एंड कर दे रहा हूं। आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन एक बार घर से फिर से घर पे फिर से ट्राई करने, और इसका जो भी आपका आंसर रहने वाला है वो आप करिए। अगर ये सारे कर पाए बहुत अच्छे से तो कमेंट में आंसर भी लिख पाए तो बहुत अच्छी बात है, या वो देखिए कमेंट करके बताइए जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट निकले हैं और कितने गलत निकले हैं, क्या कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, ये आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके ऊपर जरूर आपके लिए डेडिकेटेड अलग से वीडियोस बनाकर लेके आ रहा हूँ। तो मैं इस वाली क्लास को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और सभी से मेरी यार ये रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करें। ये नहीं कि एक ही चैप्टर के 3-4 बार अलग अलग टीचर्स के वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसे कभी आपका कंटेंट बन नहीं पाएगा, ठीक है ना।
तो आप ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पर फोकस करिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा। बाकी फिर मैं मुलाकात करूंगा आपसे आप ही के अगली क्लास में। तब तक के लिए यार बच्चा पार्टी, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बच्चों। बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।